नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम एक 20 वर्ष युवती की कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं और साथ ही साथ चाहती हैं कि मैं इनकी जन्म कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर। इनके बर्थ डिटेल्स को आप सबों के समक्ष रख देता हूं। 27 अक्टूबर 2000 को इनका जन्म हुआ है 8:42 संध्या काल को या रात के समय, और जन्म का स्थान है उत्तर प्रदेश। प्रश्नों की बात की जाए तो करियर को लेकर के जानना चाहती हैं कि कैसा रहेगा मेरा करियर, किस क्षेत्र में रहेगा। स्टॉक मार्केट को लेकर के पूछा है इन्होंने। विवाह को लेकर के जानना चाहती हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। पति के स्वभाव को लेकर के जानना चाहती हैं और लॉ के क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है या फिर नहीं है, इसको भी लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। इनके प्रश्नों पर चलेंगे, सीधे इनकी लगन कुंडली को देखते हैं। 3 नंबर से इनकी कुंडली प्रारंभ हो रही है। मिथुन लग्न की ये कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देवता देखें तो वो तुला राशि में जाकर के विद्यमान है, यानी कि जातिका की कुंडली बन जाती है मिथुन लगन एवं तुला राशि की। वायु तत्व प्रधान ये कुंडली बन जाती है। लग्न का मान 1 डिग्री है, यानी लग्न बहुत ज्यादा कमजोर अवस्था में यहाँ पर माना जाएगा। लग्नेश बनते हैं बुध, जो कि जाकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। बुध का पंचम में बैठना जातिका के इंटेलिजेंस के लिए काफी अच्छा माना जाएगा। मिथुन लग्न वाले जातक या जातिकाओं के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग कम्युनिकेशन के मामले में आमतौर पर बढ़िया होते हैं। एक जगह टिक करके काम करने में ऐसे लोगों को समस्या आती है। इनके मन में कई सारे विचार आते हैं, यानी एक ही समय पर कई सारे काम को ये करने वाले होते हैं या उसके बारे में विचार करते हैं। एक चीज के ऊपर टिक करके काम करना इनके लिए काफी मुश्किल रहता है। लग्न में राहु बैठे हुए हैं। यहाँ पर राहु अच्छा माना जाता है। इस राशि में राहु को काफी अच्छा माना जाता है। यहाँ पर समझा जाए तो राहु 24 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं कुंडली के लगन में और एम्बिशियस बनाएंगे ये जातिका को, महत्वाकांक्षी बनाएंगे, बड़ी चीज़ों के पीछे लेकर के जाने वाले होंगे। राहु जब लगन में बैठता है तो लोग ऊंचे सपने देखते हैं, यानी लाइफ में काफ़ी कुछ बड़ा करना चाहते हैं जिससे उनका नेम फेम हो, खास करके, या पैसा भी कमाना चाहेंगे तो वो सीधे करोड़पति बनने वाली बात करते हैं। आमतौर पर जो मैंने देखा है अनुभव में, तो ऐसे लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपने जीवन में। यहाँ पर बैठा हुआ राहु इंटेलिजेंस के लिए काफ़ी अच्छा है और आपके दिमाग को ये बहुत तेज करता है। पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से आपको जोड़ सकते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल हो। आई रिपीट, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर आपके दिमाग का इस्तेमाल हो, उन चीज़ों में आपको, उन क्षेत्रों में ये राहु मदद करने वाला होगा। पंचम के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी तो ये आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाने वाले होंगे। कुंडली के सप्तम के ऊपर राहु की दृष्टि ये विवाह के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर राहु की दृष्टि देश विदेश की यात्राएं आपको करा सकती है और धर्म स्थान की भी। सीधे बढ़ जाते हैं मंगल की तरफ। 1 डिग्री का मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है कुंडली के चौथे भाव में, और मंगल चौथे भाव में बैठा हुआ है तो बहुत हद तक ये मांगलिक बनाता है, लेकिन गुरु की 5वीं दृष्टि इस मंगल के ऊपर पड़ती हुई नजर आ रही होगी, जिस वजह से मेरे हिसाब से मांगलिक दोष यहाँ पर काफी हद तक कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। इस कुंडली में मंगल अकारक ग्रह या मार्केश कहलाएंगे। वो षष्ठेश एवं लाभेश होकर के चौथे भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर मंगल टेंशन दे सकते हैं, घर परिवार में कलह दे सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह दिलवाएंगे जरूर, लेकिन उसमें भी थोड़ी समस्या दे सकते हैं, यानी प्रॉपर्टी, लैंडेड प्रॉपर्टी जरूर दिलवाएंगे मंगल, लेकिन वहाँ पर लीगल मसलों का ध्यान रखिएगा। यहाँ से बैठ करके मंगल आपके विवाह भाव को देखिएगा, ये अच्छा नहीं है। ये वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े करा सकता है। डिफरेंसेस ये बेसिकली देते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, और ईगो की परेशानी भी देते हैं, जो कि अल्टीमेटली लड़ाई झगड़े के ऊपर आ जाता है। दसम के ऊपर मंगल की दृष्टि करियर में थोड़े उतार चढ़ाव देने वाली होगी, संघर्ष देने वाली होगी। और लाभ स्थान को देखेंगे मंगल, ये अपने ही घर को देखेंगे तो ये जमीन वगैरह से लाभ आपको दे सकते हैं, प्रॉपर्टी से लाभ आपको दे सकते हैं, और मेहनत से भी धन का लाभ ये मंगल देगा, क्योंकि अपने घर को देख रहा है तो बाध्य है वो लाभ देने के लिए। पंचम भाव को देख लेते हैं, सूर्य चंद्रमा, और यहाँ पर बुध विराजमान है। अब ध्यान से समझिएगा, सूर्य और चंद्रमा जब भी आपको एक भाव में दिखे तो इतना समझ जाइए कि आपका जो
चंद्रमा है वो अमावस्या के आसपास है, और हम सभी को पता है कि अमावस्या का चंद्रमा छिन्न चंद्रमा कहा जाता है, या वो काफ़ी कमज़ोर चंद्रमा होता है। चंद्रमा कमज़ोर तो मन कमज़ोर। चंद्रमा मन का कारक है, और यहाँ पर चंद्रमा कमज़ोर तो मन कमज़ोर कर देगा। ये यहाँ पर देखा जाए सूर्य बैठे हुए हैं 10 डिग्री के साथ पंचम भाव में कुंडली की, तृतीयेश होकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। एजुकेशन वगैरह के मामले में सफलता ये सूर्य आपको दिलवाएंगे, लेकिन साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पर संघर्ष भी दिलवाने वाले होंगे, क्योंकि एक तो नीच की राशि में यहाँ पर सूर्य हमें नजर आ रहे हैं। सूर्य नीच की राशि में नजर आ रहे हैं, और वो एफर्ट्स भाव के स्वामी ग्रह भी बनते हैं। तो एजुकेशन वगैरह में आपको एकदम मतलब अपनी मेहनत के ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा। सूर्य की नीचता भंग हो रही है मंगल के केंद्र में होने के कारण, लेकिन फिर भी मेरा मानना यही है कि सूर्य आपको सफलता दिलवाएंगे, लेकिन अथक परिश्रम करना होगा। 10 डिग्री के साथ यहाँ पर सूर्य कुमार अवस्था में है, लाभ स्थान के ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, धन का लाभ देंगे परिश्रम के माध्यम से। बिना परिश्रम के मुझे नहीं लगता कि सूर्य लाभ देगा। चंद्रमा 14 डिग्री के साथ यहाँ पर अस्त के होकर के बैठे हुए चंद्रमा काफ़ी कमज़ोर नजर आ रहे हैं मुझे आपकी कुंडली में। इस कुंडली में चंद्रमा धनेश हैं, जाकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है, धन के मामलों के लिए ठीक है, लेकिन ये मन के लिए बढ़िया नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन के लिए ये बढ़िया नहीं है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही राहु से दृष्ट हैं। तो ये मन को तो भटकाने वाला होगा, तो मन को मत भटकाइए, किसी भी एक चीज़ की तरफ लग जाइए। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके दिल में है कि मुझे ये काम करना है, उस एक काम के पीछे पड़ जाइए, नहीं तो 4 रास्ते के ऊपर चलेंगी तो अल्टीमेटली डेस्टिनेशन पर तो नहीं पहुंच पाएंगी। धन के मामलों के लिए चंद्रमा का त्रिकोण में बैठना ये धन योग कहलाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है धन के लिए। बुध की बात कर ली जाए तो बुध यहाँ पर 16 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, वक्री और अस्त का है ये बुध, और राहु से दृष्ट भी है। कंफ्यूजन नजर आ रहा है। देखिए कंफ्यूजन अलग चीज है, इंटेलिजेंस अलग चीज है। आप इंटेलिजेंट हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, आपका माइंड बहुत शार्प है, लेकिन आप कंफ्यूज्ड भी रहती हैं। तो कंफ्यूजन को दूर करिए, कंफ्यूजन को दूर करिए, ये जरूरी है। बुध की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर, धन का लाभ ये भी देने वाला होगा। अपनी बुद्धि के माध्यम से ही आप धन का लाभ उठा सकती हैं। और चंद्रमा और सूर्य और बुध पंचम में बैठे हुए हैं, ये इस बात को भी दर्शाता है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी होगी, क्रिएटिविटी आपके अंदर देखने को मिलेगी। शुक्र की बात कर ली जाए, वृश्चिक राशि में शुक्र कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, रोग ऋण शत्रु का भाव माना जाता है। पंचमेश हैं और द्वादशेश हैं, शुक्र जाकर के कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। काफ़ी हद तक यहाँ पर जो शुक्र है ये विपरीत योग भी बना देते हैं, विपरीत राजयोग भी बना देते हैं। लेकिन शिक्षा के लिए समझा जाए तो शिक्षा का स्वामी 6ठे भाव में जाकर के बैठा हुआ है। मेडिकल की तरफ, लॉ की तरफ शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं, शिक्षा में थोड़ी बाधा आ सकती है, ये भी यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर से बैठ करके शुक्र व्यय भाव को देखेंगे, ये शुक्र धन का व्यय भी आपको करवाने वाले होंगे। केतु की बात कर ली जाए 24, हाँ एक बात और बता दूं कि शुक्र अष्टम में है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है। डायबिटीज जैसे रोगों से सावधान रहिए, स्पेशली तब अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को है तब डबल सावधानी रखिए। अगर नहीं है तो फिर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किसी को है तो फिर सावधानी डबल रखिए। केतु की बात कर ली जाए तो सप्तम भाव में केतु बैठे हुए हैं 24 डिग्री के साथ। यहाँ पर मृत अवस्था का केतु नजर आ रहा है, विवाह भाव में केतु बैठा हुआ है। इस राशि में केतु को अच्छा माना जाता है, बुरा नहीं माना जाता है। लेकिन केतु कैसा रिजल्ट देगा, तो गुरु की तरह, क्योंकि गुरु की राशि में है और गुरु कहाँ है तो वो 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। विवाह सोच समझ के कीजिएगा, कुंडली मिलान के कुंडली मिलान के बिना विवाह मत कीजिएगा। आई रिपीट, कुंडली मिलान के बिना विवाह मत कीजिएगा, थोड़ी परेशानी हो सकती है। हालांकि जब नवमांश के ऊपर चलेंगे तो पूर्ण रूप से हम आपके विवाह को देखेंगे वहां पर, लेकिन अभी मैं इतना कह सकता हूं कि कुंडली मिलान जरूरी है आपके लिए। हालांकि ये सलाह मैं सबको देता हूं नहीं, क्योंकि आज के परिवेश में समझा जाए तो 50% से 60% लोगों के वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। 12वें खाने को देख लेते हैं, गुरु एवं शनि 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। ध्यान से दोनों ग्रह को देखिए, वक्री होकर के दोनों ग्रह बैठे हुए हैं। गुरु इस कुंडली में सप्तमेश एवं कर्मेश है, वक्री होकर के 12वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है। धन का व्यय करवाएगा, लॉ के क्षेत्र से जोड़ सकता है, विदेश से जोड़ सकता है आपको, मेडिकल से जोड़ सकता है, ये आपको इन क्षेत्रों से जुड़ेंगी, करियर बनाएंगी, लाभ मिलेगा। शनि कुंडली के 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए अष्टमेश एवं लाभेश बनते हैं। अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण विपरीत योग भी यहाँ पर शनि बना देंगे। लॉ के क्षेत्र से जुड़िए, गुरु शनि 12वें में है, लॉ के क्षेत्र से जुड़ना आपके लिए सबसे बढ़िया है। आपने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर यही समझ लीजिए कि लॉ के क्षेत्र में सफलता के योग नजर आ रहे हैं। तो 12वें भाव में काफ़ी जो कह सकते हैं कि काफ़ी
इंपॉर्टेंट ग्रह, या इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो ग्रह अपना गहरा प्रभाव छोड़ते हैं वो बैठे हुए हैं। ये 2 ग्रह एक राशि में सबसे ज़्यादा समय तक रहते हैं, हम सभी को पता है, और इनकी युति हो जाए किसी भाव में तो उस भाव से जुड़े रिजल्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में जातक को मिलता है। तो यहाँ पर 12वें भाव में ये हो रहा है तो अस्पताल से या लॉ से, कोर्ट से जुड़ जाइए, लाभ मिलेगा आपको। भाग्येश जाकर के कुंडली के 12वें में बैठा हुआ है, विदेश निकलने से फायदा है या फिर लॉ से जुड़ने से फायदा है आपको। देखिए 9वें भाव से भी हम लॉ को समझते हैं, कानून को समझते हैं, उसके स्वामी शनि गुरु के साथ बैठे हुए हैं। लॉ के क्षेत्र से ही अपनी शिक्षा को जोड़िए, उसी की पढ़ाई करिए, उसी में लग जाइए। विवाह वगैरह के लिए समझा जाए तो गुरु षडाष्टक दोष बना रहे हैं 7वें भाव से, बहुत अच्छा इसको नहीं कह सकते हैं, साथ ही साथ वो शनि के साथ भी हैं तो पीड़ित भी माने जाएंगे। कुंडली मिलान जरूरी है आपके लिए। कुंडली के 4थे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, साथ ही साथ वो 6ठे को और अष्टम को भी देखेंगे। तो यहाँ पर गुरु से जुड़े हुए जो बीमारियां हैं उसका ध्यान रखिए। डायबिटीज़ वगैरह जो मैंने कहा, पेट से जुड़ी जो परेशानियां होती हैं, डाइजेशन वगैरह, उसका ध्यान रखिए। प्रॉपर्टी के मामलों के लिए गुरु अच्छा माना जाएगा, प्रॉपर्टी की चीज़ें आपको ये देने वाले होंगे। शनि की बात कर लेते हैं। शनि 5 डिग्री के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, मृत अवस्था में शनि माने जाएंगे यहाँ पर, और लॉ के क्षेत्र के लिए ये शनि लाभ देने वाला है, अन्यथा ये आपके भाग्य में विलंब करेगा। भाग्य का स्वामी शनि खुद है और भाग्य भाव को 10वीं दृष्टि से देख भी रहा है, तो भाग्य का साथ नहीं देगा ऐसा नहीं है, लेकिन विलंब से देगा। लॉ के क्षेत्र में जाइएगा, भाग्य का साथ ज़्यादा मिलेगा। शनि की दृष्टि धन भाव के ऊपर पड़ेगी, धन के मामलों के लिए ये ठीक है। और शनि जो है कुंडली के दूसरे खाने को देखेंगे तो ये स्टेबिलिटी देंगे धन के मामले में, ये बढ़िया है। कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर शनि की जो दृष्टि पड़ेगी ये भी आपके लिए बढ़िया है। शनि की दशा में हालांकि अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। दोनों ही ग्रह वक्री होकर के बैठे हुए हैं 12वें भाव में। धन का व्यय, विदेश की खूब सारी यात्राएं, दौड़ भाग और कानून से जुड़ी हुई चीजें, लॉ से जुड़ी हुई चीजें यहां पर नजर आ रही हैं आपकी कुंडली में। दशाओं की बात कर लेते हैं। गुरु की महादशा चल रही है जो कि 24 जून 2024 तक आपको लगी रहेगी, और उसके बाद आपको शनि की महादशा आ जाएगी। गुरु की महादशा में अभी मंगल की अंतर्दशा चल रही है जो कि 30 जनवरी 2022 तक आपको रहने वाली है। अभी तो शिक्षा ग्रहण करने के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, अपना करियर बनाने के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। प्रश्नों को ले लेते हैं। करियर किस क्षेत्र में रहेगा? मेरे हिसाब से लॉ के क्षेत्र से जुड़िए, विदेश से भी जोड़ सकती हैं खुद को। लॉ के क्षेत्र से जोड़ना, मेडिकल के क्षेत्र से जोड़ना आपके लिए बढ़िया रहेगा। राहु आपका बहुत अच्छा, देखिए तर्क वितर्क की शक्ति भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में है। बुद्ध को आगे जाकर के आप बलवान कर सकती हैं, पन्ना वगैरह धारण कर सकती हैं, तो तर्क वितर्क शक्ति है आपके अंदर। राहु बलवान है, 12वें में गुरु शनि है, लॉ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आपकी कुंडली में। स्टॉक मार्केट का क्षेत्र कैसा रहेगा मेरे लिए? स्टॉक मार्केट या कोई भी स्पेक्यूलेशन का जो काम है ना, वो हम कुंडली के 5th हाउस से देखते हैं। ये पंचम भाव स्पेक्यूलेशन को दर्शाता है। इसके अलावा फिर हम धन भाव को देखते हैं, लाभ भाव को देखते हैं, विशेषकर लाभ भाव को देखते हैं, और भाग्य को देखते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि यहाँ पर कितने भी अच्छे से आप करें, स्टॉक मार्केट की चीज़ों में पैसा लगाएं, रिस्क तो रहता ही है और भाग्य का तो खेल होता ही है। स्पेक्यूलेशन का स्वामी 6ठे में जाकर के बैठा हुआ है, अच्छा नहीं है। धनेश जाकर के कुंडली के पंचम में बैठा है, अच्छा है। लाभेश जाकर के कुंडली के 4थे में बैठा है, बढ़िया है। भाग्येश 12वें में जाके बैठा है, इसको बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। देखिए स्टॉक मार्केट में जाना चाहती हैं, धीरे धीरे जाइए, एक साथ बहुत ज़्यादा पैसा मत लगाइए। अगर आपने सीखा है तभी जाइए, दूसरे कर रहे हैं इस वजह से मैं भी पैसा लगा दूं, ऐसी गलती तो करिएगा ही नहीं। अगर आपको आता है स्टॉक मार्केट तो स्टार्ट करिए कम से। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए की सेविंग है, उसमें से आप 10,000 रुपये लगा सकती हैं। ये नहीं है कि 1 लाख की सेविंग है और खाने का ठिकाना नहीं और लगा दिया मैंने 1 लाख का 1 लाख, ऐसा मत करिएगा। धीरे धीरे आगे बढ़िएगा, उसमें सफलता मिलेगी। बहुत ज़बरदस्त सफलता है स्टॉक मार्केट में, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ छोटा लाभ आपको मिलेगा। थोड़ा मोड़ा धन लगाएंगी तो लाभ आपको मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये कहती हैं कि मैं नॉवेल लिखना चाहती हूँ, उस क्षेत्र में कैसा स्कोप है? बहुत बढ़िया स्कोप है, आराम से नॉवेल लिख सकती है। मेरे हिसाब से तो लॉ करते करते भी नॉवेल लिखा जा सकता है, या उसकी पढ़ाई करते करते भी नॉवेल लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा था शायद आपको कहीं पर कि क्रिएटिविटी है आपके अंदर, और वो अभी आपने अपने प्रश्न से बता ही दिया। आपके अंदर वो खूबी है, बिल्कुल भी आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल बेहिचक आप इसको लिखिए, पब्लिश करवाइए, बढ़िया है आपके लिए। लेकिन इसको मेरे हिसाब से मैं आपको बोलूँगा कि लॉ को करियर चूज करिए आप। विवाह कब
थोड़े विलंब से विवाह करिए, अराउंड 25-26 के अराउंड करिए या 27 तक करिए। बहुत हड़बड़ी में विवाह मत करिए, अन्यथा परेशानी हो सकती है। थोड़े विलंब से विवाह करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन बढ़िया है, बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा संघर्ष रहेगा। मैं बताऊंगा आगे नवमांश के ऊपर जब जाएंगे तो बताऊंगा आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ। पति का स्वभाव कैसा रहने वाला है? थोड़े जिद्दी स्वभाव के होंगे, थोड़े अड़ियल होंगे। इसके अलावा स्टेटस वाले होंगे, इसकी भी संभावना है। लॉ के क्षेत्र में सफलता के योग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लॉ के क्षेत्र में सफलता के योग है। मेरे हिसाब से और किसी क्षेत्र के बारे में सोचने की आपको आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आपने खुद से ये बोल दिया है कि लॉ के क्षेत्र में सफलता, तो मेरा मानना है कि आपका इंटरेस्ट जरूर होगा। और यदि आपका इंटरेस्ट 50% भी है तब भी मैं कहूँगा कि लॉ के क्षेत्र में आप चले जाइए, क्योंकि आपकी कुंडली लॉ के क्षेत्र के लिए अव्वल दर्जे की नजर आ रही है। दशा भी देखिए तो गुरु की चल रही है, फिर शनि की आ जाएगी। चलिए अब नवमांश को देखते हैं। नवमांश मुख्यतः विवाह के लिए देखा जाता है और दूसरा ग्रहों के बलाबल के लिए समझा जाता है। वहाँ 7 नंबर से कुंडली प्रारंभ होती है, तुला लगन की बन जाती है। और वहाँ पर समझा जाए तो जो लग्नेश है शुक्र, वो केतु के साथ जाकर के बैठे हुए हैं वीक पॉइंट। सप्तमेश वहाँ पर जो मंगल है वो उच्च का जाकर के बैठा हुआ है सुख भाव में, यानी विवाह से सुख मिलेगा, लेकिन वो मंगल सूर्य के साथ भी है। अब सूर्य मंगल विवाह के मामलों के लिए बहुत अच्छे नहीं माने जाते, यानी स्टेटस तो मिलेगा आपको विवाह के बाद, स्टेटस वगैरह की स्थिति बढ़िया मिलेगी आपको विवाह के बाद। हो सकता है कि आपका स्टेटस बढ़ जाए या जिनसे विवाह हो वो भी अच्छे पद पर हों, इसकी संभावना है। लेकिन आपस में थोड़ा संघर्ष भी दिख रहा है। यहाँ पर भी देखिए केतु मंगल की तरह भी परिणाम देगा और मंगल की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मंगल अफ्लिक्ट कर रहे हैं सप्तम भाव को, और उस कुंडली में भी मंगल सप्तम भाव को अफ्लिक्ट कर रहे हैं। विवाह टूट जाएगा क्या, ये भी आपके मन में सवाल होगा। मेरे हिसाब से इसका जवाब ना में दूंगा मैं। मन में ये भी सवाल उठता है कि क्या मेरा विवाह टूटने के भी योग है? मेरे हिसाब से नहीं, इसके योग नहीं है। लेकिन एक छोटी सी सलाह, 2 छोटी सी सलाह, विवाह विलंब से करिए, कुंडली मिलान करके करिए। विवाह नहीं टूटेगा, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। विवाह अच्छे से चले, इसकी संभावना ज़्यादा है, लेकिन विलंब से कीजिएगा और कुंडली मिलान करके कीजिएगा, और संघर्ष रहेगा। और आज के समय में लगभग सभी के वैवाहिक जीवन में छोटा बड़ा संघर्ष रहता ही है। उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। करियर एवं विवाह दोनों में ये आपको लाभ देगा। जब आदत पड़ जाएगी तो 20 से 25 मिनट में ये पाठ आप कर लेंगे प्रतिदिन, तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, जबरदस्त लाभ देगा। मतलब मान के चलिए कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब आप प्राप्त कर लेंगी सिर्फ इस एक पाठ से। तो इसको कीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। सूर्य को नित्य अर्घ देंगी ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगी। और आगे जो है आप या तो बुद्ध के रत्न को धारण कर लीजिए, पन्ना चांदी में, राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के बुधवार के प्रातः काल को। नहीं तो ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करिए 108 बार नित्य प्रतिदिन। चलिए, तो ये था इस 20 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा आज का कार्यक्रम। पसंद आया तो आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी प्रकार कंसल्टेशन लेना चाहते हैं आप सब भी, अपनी कुंडली को एनालाइज करवाना चाहते हैं मुझसे, तो व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।